माई सेल्फ सोपन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज सित्रावली। आज हम BA 5th सेम के 6 चैप्टर निर्धनता के दुष्चक्र पर चर्चा करेंगे। निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत मुख्य रूप से प्रोफेसर नरकसे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अल्पविकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन और उनकी निर्धनता के संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इनमें से एक सिद्धांत हमारे पास निर्धनता का दुष्चक्र आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर नरकसे ने किया था। तो प्रोफेसर नरकसे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इसका प्रतिपादन किया है। अब ये निर्धनता का दुष्चक्र होता क्या है? देखो, निर्धनता का जो दुष्चक्र होता है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के निर्धन होने के प्राथमिक कारणों में इतनी अधिक परस्पर निर्भरता पाई जाती है कि वे एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने के लिए चक्रीय रूप धारण कर लेते हैं। निर्धनता के कारणों के इस चक्र को ही निर्धनता का दुष्चक्र कहते हैं। अर्थात अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो निर्धनता हमें देखने को मिलती है, उनके जो प्राथमिक कारण है उनमें इतनी अधिक परस्पर निर्भरता पाई जाती है कि वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और चक्रीय रूप धारण कर लेते हैं, और अर्थव्यवस्था निर्धनता के दुष्चक्र में ही फंसी रहती है। अल्पविकसित देशों की इसी विशेषता के आधार पर प्रोफेसर नरकसे का एक हमारे पास प्रसिद्ध कथन आता है कि एक देश निर्धन इसलिए है क्योंकि वह निर्धन है। इसका अभिप्राय भी यह हुआ कि निर्धनता स्वयं ही ऐसी दशाएं उत्पन्न कर देती है कि अर्थव्यवस्था निर्धनता के चक्र में फंसी रहती है। इस प्रकार से ये हमारे पास एक निर्धनता का दुष्चक्र आता है। अब इस संबंध में प्रोफेसर नरकसे की हमारे पास एक विशेष परिभाषा भी आती है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि निर्धनता के दुष्चक्र का अर्थ नक्षत्र मंडल के समान शक्तियों का इस प्रकार से घूमना है कि वे परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए निर्धन देश को निर्धनता की अवस्था में ही रखे। प्रोफेसर नरकसे ने इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। निर्धन मनुष्य को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, कम भोजन के कारण वह निर्धन हो जाता है। निर्धन होने के कारण उसकी कार्यकुशलता कम हो जाती है, इसके फलस्वरूप उसकी आय कम हो जाती है, अर्थात वह निर्धन हो जाता है। निर्धन होने के कारण उसे पर्याप्त खाना नहीं मिलता और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक निर्धन व्यक्ति इस निर्धनता के दुष्चक्र में ही फंसा रहता है। इसी आधार पर प्रोफेसर नरकसे के इस कथन को लेकर हम एक देश के संबंध में भी स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं कि एक देश निर्धन इसलिए है क्योंकि वह निर्धन है। जब हम निर्धनता की दुष्चक्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि निर्धनता स्वयं ही निर्धनता को जन्म देती है, अर्थात निर्धनता का कारण तथा परिणाम स्वयं निर्धनता ही है। निर्धनता का दुष्चक्र एक ऐसी वर्ताकार क्रिया है जिसका प्रारंभ भी निर्धनता है और अंत भी निर्धनता है। इस प्रकार से हमारे पास निर्धनता के दुष्चक्र की एक व्याख्या आती है जिसके हम अर्थ के रूप में स्पष्ट करते हैं। प्रोफेसर नरकसे ने निर्धनता के दुष्चक्र की व्याख्या मुख्य रूप से 3 पक्षों की सहायता से की है, जिनमें हमारे पास दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष जो कम बचत का दुष्चक्र भी कहलाता है, दूसरा आता है दुष्चक्र का मांग पक्ष जिसे हम कम मांग का दुष्चक्र भी कहते हैं, और तीसरा पक्ष हमारे पास आता है पिछड़ेपन का दुष्चक्र। सबसे पहले हम बात करते हैं दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष की, जो हमारा कम बचत का दुष्चक्र भी कहलाता है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जिसके अंदर निर्धनता पाई जाती है, उस निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण है कि उस अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय कम पाई जाती है, यानी कम वास्तविक आय का स्तर हमें देखने को मिलता है। कम वास्तविक आय इसलिए होती है क्योंकि उस अर्थव्यवस्था में कम उत्पादकता होती है। कम उत्पादकता इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कम निवेश है। कम निवेश इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बचत कम है। बचत इसलिए कम है क्योंकि बचत करने की क्षमता नहीं है, और बचत करने की क्षमता लोगों में इसलिए नहीं है क्योंकि वास्तविक आय कम है, और इस वास्तविक आय कम होने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर निर्धनता पाई जाती है। इस प्रकार से पूर्ति पक्ष के अंतर्गत जो दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये दुष्चक्र चलता है, ये चक्र चलता है, ये निर्धनता से शुरू होकर निर्धनता पर ही समाप्त हो जाता है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अल्पविकसित देशों में समाज को 2 वर्गों में
बांटा जा सकता है या दो वर्गों में बटा हुआ होता है, एक निर्धन वर्ग, दूसरा धनी वर्ग। उदाहरण के तौर पर किसान निर्धन वर्ग में शामिल किए जा सकते हैं और किसानों की आय काफ़ी कम होती है। इसका कारण ये है कि इन देशों में अधिकतर किसान जीवन निर्वाह खेती करते हैं। कृषि करने का ढंग पुराना और अकुशल होता है। अकुशल श्रम, छिपी हुई बेरोजगारी, श्रम की गतिहीनता के कारण श्रम की उत्पादकता भी कम होती है। ऐसी अवस्था में राष्ट्रीय उत्पादन का अधिकतर भाग उपभोग संबंधी आवश्यकताओं पर ही व्यय हो जाता है। इस प्रकार देशों में बचत करने का भाव पाया जाता है। यानी कि किसान वर्ग बचत करने की क्षमता बहुत कम रखता है या ना के बराबर रखता है। जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इन देशों में धनी वर्ग भी देखने को मिलता है, परंतु यह वर्ग अपनी बचत का अधिकांश भाग निवेश करने के स्थान पर विलासिता की वस्तुएं खरीदने पर खर्च कर देता है। अर्थात यह वर्ग मुख्य रूप से प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित रहता है। ये लोग विदेशी वस्तुओं को अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार इनकी मांग में वृद्धि के फलस्वरूप विदेशी बाजार का विस्तार नहीं हो पाता। ये वर्ग बचत करने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन इनके द्वारा विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च करने के कारण बचत बहुत कम की जाती है या ना के बराबर की जाती है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग भी पाए जाते हैं। यह वर्ग व्यापार, व्यवसाय और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के कार्य करना पसंद करता है। इसके कई कारण हैं। बड़े उद्योगों में निवेश करने के लिए पूंजी का अभाव। नंबर 2 पे देखते हैं संयुक्त पूंजी कंपनियों का कम प्रभाव। नंबर 3 पे देखते हैं औद्योगिक वित्त की कमी और नंबर 4 पर देखते हैं कुशल श्रमिकों की कमी। नंबर 5 पे हम देखते हैं यातायात अर्थात सामाजिक ऊपरी ढांचे की कमी। इस प्रकार इन देशों में बड़े स्तर के उद्योगों की स्थापना में कई प्रकार की रुकावटें होती है। हम यहाँ पर जब मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जोखिम उठाने के लिए भी तैयार है, लेकिन पूंजी की पूर्ति के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाते। यानी कि इस प्रकार से मध्यम वर्ग चाहकर भी व्यवसाय या उद्योग नहीं लगा पाता है। इस प्रकार से हमारे पास निर्धनता के दुष्चक्र का एक पक्ष आता है जिसे हम पूर्ति पक्ष, जो दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष के रूप में परिभाषित करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। अब हम देखते हैं दुष्चक्र का मांग पक्ष, जिसे हम कम मांग का दुष्चक्र भी कहते हैं। देखो, अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि निर्धनता पाई जाती है और इस निर्धनता का मुख्य कारण वास्तविक आय का कम होना है। वास्तविक आय कम इसलिए है क्योंकि उत्पादकता कम है, उत्पादकता इसलिए कम है क्योंकि निवेश कम है, निवेश इसलिए कम है क्योंकि निवेश की प्रेरणा कम है, निवेश की प्रेरणा कम इसलिए है क्योंकि लोगों में क्रय शक्ति कम पाई जाती है, क्रय शक्ति इसलिए लोगों में कम पाई जाती है क्योंकि वास्तविक आय कम है, और वास्तविक आय कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर निर्धनता पाई जाती है। इस प्रकार से जो दुष्चक्र का मांग पक्ष है उसमें भी हम देखते हैं कि ये चक्र निर्धनता से आरंभ होकर निर्धनता पर ही समाप्त होता है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अल्पविकसित देशों के अंदर इस प्रकार का मांग कम होना, या आप कह सकते हैं मांग पक्ष के अंतर्गत दुष्चक्र इस प्रकार का इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इनके अंदर बाजार का आकार काफ़ी कम पाया जाता है। बाजार का आकार कम होने के कारण उद्यमी या निवेशकर्ता बहुत कम निवेश करते हैं। लोगों द्वारा मांग इसलिए कम की जाती है क्योंकि लोगों के पास इतनी आय नहीं है। नरकस ने इस संबंध में एक उदाहरण दिया है। वो कहता है कि एक उद्यमी नए ढंग से जूता बनाने का एक आधुनिक कारखाना उस देश में स्थापित क्यों करेगा जहां लोग निर्धनता के कारण जूते खरीदने में ही असमर्थ हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया जा सकता है चिली देश का। चिली देश में यदि इस्पात का आधुनिक कारखाना स्थापित किया जाए तो ये 3 घंटे में इतना उत्पादन कर लेगा कि उस देश के सारे वर्ष की मांग को पूरा कर सके। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अल्पविकसित देशों में बाजार की सीमित आकार और निवेश के फलस्वरूप लाभ की संभावना के कारण ही अल्पविकसित देशों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार से मांग पक्ष के अंतर्गत बाजार का आकार कम होना, लोगों द्वारा कम मांग किया जाना एक दुष्चक्र का सबसे महत्वपूर्ण कारण हमें देखने को मिलता है। जब हम निर्धनता के दुष्चक्र की
तीसरे पक्ष की बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है पिछड़ेपन का दुष्चक्र। पिछड़ेपन के दुष्चक्र में भी हम यही देखते हैं कि अल्पविकसित देशों के अंदर निर्धनता पाई जाती है। इस निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण वही वास्तविक आय का कम होना। वास्तविक आय कम होती है इसलिए भौतिक मानवीय पूंजी में भी निवेश कम होता है। भौतिक मानवीय पूंजी में निवेश कम होने के कारण बेरोजगारी, कमजोर स्वास्थ्य और शिक्षा का काफ़ी निचला स्तर हमें देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण आर्थिक पिछड़ापन है और इसी पिछड़ेपन के कारण उत्पादकता कम होती है। उत्पादकता इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ पर वास्तविक आय कम है, और वास्तविक आय इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पर निर्धनता पाई जाती है। अर्थात हम देखते हैं कि जो तीसरा पक्ष हमारे पास पिछड़ेपन का दुष्चक्र के रूप में आया है, ये भी निर्धनता से आरंभ होकर निर्धनता पर ही समाप्त होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्पविकसित देशों में आय की कमी होती है। इसके फलस्वरूप एक और तो शिक्षा की कमी, दूसरी तरफ लोगों के खराब स्वास्थ्य के कारण श्रम की उत्पादकता कम होती है, और एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि ऊंची जन्म दर के कारण श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, परंतु कम बचत और कम निवेश के कारण श्रम की मांग कम होती है। पूर्ति के श्रम की मांग से अधिक होने के कारण बेरोजगारी और अल्प रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या का खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, अल्प रोजगार आदि अर्थव्यवस्था के मानवीय साधनों के पिछड़ेपन के प्रतीक हैं। इसके फलस्वरूप श्रम की उत्पादकता में कमी पाई जाती है तथा प्रति व्यक्ति आय कम रह जाती है। इस प्रकार से प्रोफेसर नरकसे ने, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि निर्धनता के दुष्चक्र की व्याख्या को मुख्य रूप से उसने 3 पक्षों की सहायता से की है, जिसमें हमारे पास दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष, जिसके अंदर हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के अंदर बचत काफ़ी कम पाई जाती है। दुष्चक्र का मांग पक्ष, जिसके अंदर हम देखते हैं लोगों की क्रय शक्ति कम पाई जाती है, लोगों की कम मांग पाई जाती है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है पिछड़ेपन का दुष्चक्र, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के पिछड़ेपन की हम स्थिति को देखते हैं। अब हम निर्धनता के दुष्चक्र में ये देखते हैं कि दुष्चक्र सदैव बना नहीं रहता है। निर्धनता के दुष्चक्र के संबंध में ये कहा जाता है कि निर्धनता का दुष्चक्र स्वतः सुधारक न होकर ये स्वतः स्थायी है, इसे तोड़ने की आवश्यकता है, इसीलिए इसे दूषित नाम दिया गया है। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो निर्धन देश है वो हमेशा निर्धन ही बने रहेंगे। आज हम विकसित कहे जाने वाले देश जितने भी हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि, वो भी कुछ दशकों पहले, कुछ समय पहले तक अल्पविकसित देशों के रूप में थे, अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में ही थे। और जब इन्होंने अपनी निर्धनता का दुष्चक्र तोड़ा तो आज हम देख रहे हैं कि जापान और चीन जैसे देश आर्थिक प्रगति के एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में हमारे सामने आते हैं। अन्य अल्पविकसित देश जितने भी देख रहे हैं वो भी इस निर्धनता के दुष्चक्र से छुटकारा पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि जितने भी विकासशील देश है इस दुष्चक्र को प्रभावशाली ढंग से तोड़ना चाहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप ये कह सकते हैं कि इस निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ना अति आवश्यक है। और इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या समाधान आते हैं, इनका हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो, हमारे पास निर्धनता के दुष्चक्र की व्याख्या कर रहे थे तो 3 पक्ष आए थे। दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष, दुष्चक्र का मांग पक्ष और पिछड़ेपन का दुष्चक्र। हम इन्हीं पक्षों के अलग अलग समाधान देखेंगे कि किस प्रकार से इस दुष्चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले हम दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष की बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंदर बचत काफ़ी कम होती है, इसलिए इन अर्थव्यवस्थाओं में बचत में वृद्धि करनी चाहिए। इन अर्थव्यवस्थाओं के अंदर हम देखते हैं कि रीति रिवाज, शादी विवाह आदि पर या शान शौकत आदि पर काफ़ी अधिक खर्च किया जाता है, इसलिए ये जो व्यर्थ के खर्चे हैं इन्हें बचत के रूप में बचाए जाने चाहिए, क्योंकि इन अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऐच्छिक बचत की काफ़ी कम संभावना होती है। सरकार इसके लिए अनिवार्य जमा योजनाएं भी शुरू कर सकती है। इसी प्रकार से जो कर प्रणाली है उसका रूप भी इस प्रकार से बदल सकती है कि लोगों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जाए। अब बचत हो जाती है तो ये आवश्यक है कि इस बचत को पर्याप्त रूप से निवेश भी किया जाए। अगर ये निवेश
पर्याप्त रूप से किया जाएगा, उचित रूप से किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था इस निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने में कारगर होगी। इसलिए कहा जाता है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं में इस प्रकार से समन्वय किया जाना चाहिए कि जो निवेश किया जा रहा है उसका शीघ्र अतिशीघ्र प्रतिफल प्राप्त होना शुरू हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि हमें अल्पकाल के अंदर कृषि से संबंधित जितने भी उद्योग हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना चाहिए ताकि उनके प्रतिफल तुरंत मिल सके, और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में कुछ बड़े और आधारभूत उद्योगों का भी निर्माण किया जाना चाहिए जो दीर्घकालीन निवेश दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत हो सकता है। अगर अर्थव्यवस्था के पास बचत की संभावना कम है, लोगों के पास इतनी आय नहीं है कि वो अपने व्यर्थ के खर्चों को घटाने के बावजूद भी ज़्यादा बचत नहीं कर पाते हैं, तो इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए विदेशी सहायता भी प्राप्त की जा सकती है, यानी कि विदेशों से पूंजी उधार लेकर भी इस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष के समाधान के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश करके अर्थव्यवस्था इस दुष्चक्र को काफ़ी आसानी से तोड़ सकती है। दूसरा पक्ष हमारे पास समाधान का आता है जो दुष्चक्र का मांग पक्ष था, कि इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि मांग की कमी पाई जाती है। मांग की कमी इसलिए है क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। इसके कारण बाजार का आकार भी हमें काफ़ी सीमित मात्रा में छोटा देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि इन अर्थव्यवस्थाओं के अंदर बाजार के आकार को बढ़ाना चाहिए। बाजार के आकार को तभी बढ़ाया जा सकता है जब अर्थव्यवस्था का नरकसे के अनुसार ही संतुलित विकास के सिद्धांत के आधार पर विकास किया जाए। संतुलित विकास की नीति के अनुसार अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र कृषि, उद्योग, यातायात में इस प्रकार से निवेश किया जाना चाहिए कि एक क्षेत्र के उत्पादन की मांग दूसरे क्षेत्र में की जा सके। इस प्रकार मांग में वृद्धि होने के फलस्वरूप बाजार का विस्तार होगा और निवेश को अधिक प्रेरणा प्राप्त होगी। परंतु कुछ अर्थशास्त्री जैसे हिर्समैन, सिंगर, फ्लेमिंग आदि, इनके अनुसार अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के पास इतनी अधिक पूंजी नहीं होती कि वो संतुलित विकास के सिद्धांत को अपना सके। इसलिए इनके अनुसार अर्थव्यवस्था में इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए असंतुलित विकास के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। अर्थात पहले अर्थव्यवस्था के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के अंदर निवेश करना चाहिए। वो क्षेत्र जब विकास की ओर तेजी से बढ़े, विकसित हो जाए, तो उनसे जो आय प्राप्त हो रही है उस आय को अन्य क्षेत्रों में निवेश किया जाना चाहिए ताकि इस दुष्चक्र को आसानी से तोड़ा जा सके। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अल्पविकसित देशों में योजनात्मक विकास की विधि को अपनाया जाना चाहिए। अल्पकालीन योजनाएं, दीर्घकालीन योजनाएं, मध्यकालीन योजनाएं बनानी चाहिए जो अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश को एक रूप दे सके और अर्थव्यवस्था इस निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने में कारगर हो सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुष्चक्र का जो मांग पक्ष है उसके अंतर्गत संतुलित असंतुलित विकास के सिद्धांत को अपनाकर या योजनाएं अपनाकर अर्थव्यवस्था में इस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है, जिससे बाजार का विस्तार होगा, और बाजार का विस्तार होगा तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से विकास की ओर बढ़ेगी। तीसरा पक्ष हमने देखा था पिछड़ेपन का दुष्चक्र। अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास की सबसे प्रमुख बाधा मानवीय शक्ति का ही पिछड़ापन होना है। मानवीय शक्ति की कुशलता में वृद्धि करने के लिए और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए जा सकते हैं। इन देशों में शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय ट्रेनिंग आदि का विस्तार किया जाना चाहिए। देश की जनता के स्वास्थ्य का सुधार किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो। यातायात तथा संचार के साधनों का अधिक विकास किया जाना चाहिए। पिछड़ेपन संबंधी दुष्चक्र को दूर करने के लिए इन उपायों को अपनाकर अल्पविकसित देशों में विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा और ट्रेनिंग का महत्व बढ़ाना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर अर्थव्यवस्था में मानवीय संसाधनों का विकास होगा, और मानवीय संसाधनों का विकास होगा तो अर्थव्यवस्था में इस निर्धनता के दुष्चक्र को काफ़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोफेसर नरकसे ने जो निर्धनता के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अंतर्गत उसने ये बताने की कोशिश की है कि अल्पविकसित देश जो निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं वो भी इस दुष्चक्र से छुटकारा पा सकते हैं और विकसित देशों की तरह तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पास
निर्धनता का दुष्चक्र आता है। धन्यवाद। आज हमने निर्धनता के दुष्चक्र के सिद्धांत की जो बात की है उसको हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में हमारे पास इस 5th सेमेस्टर के अंदर काफ़ी सिद्धांत आते हैं, जिनमें हमारे पास संतुलित विकास का, असंतुलित विकास का, लुईस मॉडल आता है, लेबेनस्टाइन मॉडल आता है, और ये सारे के सारे सिद्धांत अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं से बेरोजगारी को, निर्धनता को दूर करने के लिए, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय के रूप में आते हैं। तो अगले हम वीडियो के अंदर हम इन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।